1947 में धर्म के आधार पर हुए भारत के खूनी विभाजन के बाद भी भारत ने टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज का रास्ता चुनने की जगह अपने सेकुलर फैब्रिक को मेंटेन किया। हालांकि इससे 2 दशक से भी पहले साल 1923 में ग्रीको टर्क वॉर के बाद ग्रीस और टर्की दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ लॉसेन साइन की गई, जिसमें सालों से चले आ रहे इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए पॉपुलेशन एक्सचेंज का रास्ता चुना गया। जिसके बाद टर्की में रहने वाले करीब 9 लाख ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन को ग्रीस में रहने वाली 5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ एक्सचेंज कर लिया गया। ये पॉपुलेशन एक्सचेंज ट्रेजिक जरूर था, पर इसके बाद दोनों देश एथनिकली होमोजेनस हो गए और दोनों देशों की सॉवरेनिटी को आंतरिक तौर पर चुनौती मिलनी हमेशा के लिए बंद हो गई। तब से लेकर आज तक बीते 100 सालों में ग्रीस और टर्की के बीच एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया है। लेकिन भारत में डिफेक्टिव सेक्युलरिज्म के ऑब्सेशन में पॉपुलेशन एक्सचेंज ना करने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही एक और हिस्टोरिक ब्लंडर हुआ। 8 मार्च 1950 को दिल्ली पैक्ट साइन किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच सहमति बनी कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की निष्ठा और वफादारी उस देश के प्रति होती है जिसके वे नागरिक हैं, और उन्हें शिकायत और सुधार के लिए अपने ही देश की सरकार की ओर देखना होगा। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर हो रही हिंसा के बावजूद हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के रेस्क्यू की जगह भारत में स्यूडो आइडियलिज्म का रास्ता चुना गया। श्रीनाथ राघवन अपनी किताब वॉर एंड पीस में बताते हैं, लियाकत अली खान ने इस पैक्ट को साइन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें डर था कि ईस्ट पाकिस्तान में हो रही हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा के चलते कहीं भारत मिलिट्री इंटरवेंशन न कर दे। इस नेहरू लियाकत पैक्ट का आधिकारिक लक्ष्य था दोनों ओर की रिलीजियस माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स और सिक्योरिटी देना, लेकिन असल में इससे पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर लाइसेंस मिल गया वहाँ की हिंदू, सिख और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करने का। तब से लेकर आज तक भारत ने इस पैक्ट की सभी शर्तों का सम्मान किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भारत की मुस्लिम आबादी, जो पार्टीशन के बाद से 9% से बढ़कर आज करीब 16% हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोसिक्यूशन की सभी हदों को पार कर दिया गया। बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा एस्मा एक्ट यानी एसेंशियल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू कर पाकिस्तान में बचे रह गए इन दलित हिंदुओं को वहाँ के शहरों की गंदगी साफ करने के लिए बंदी बनाकर रखा। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के हिस्ट्री प्रोफेसर वेंकट धुलीपाल अपनी किताब क्रिएटिंग अ न्यू मदीना में बताते हैं, बंटवारे के बाद जब भारत के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से पाकिस्तान में फंसे रह गए दलित परिवारों को भारत भेजने का अनुरोध करते हैं, तो लियाकत अली खान उन्हें कहते हैं, अगर हमने इन लोगों को जाने दिया तो कराची शहर की गंदगी कौन साफ करेगा। लियाकत says, if they leave, who's going to clean the streets and latrines of Karachi? पाकिस्तान ने हमेशा से अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा है, चाहे इन लोगों की बच्चियों के जबरन धर्म परिवर्तन हो या धार्मिक आधार पर किया गया इनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोसिक्यूशन हो। यही कारण है कि आज पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज सिंगल डिजिट परसेंटेज से भी कम है। ऐसी विकट परिस्थितियों के बाद भी जब ये लोग भारत में शरण लेने पहुंचते हैं, तो भारत में 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के कारण इन लोगों को भारतीय नागरिकता मिलना नामुमकिन हो जाता था और सालों से ये लोग यहाँ शरणार्थी बन एक मार्जिनलाइज्ड जीवन जीने पर मजबूर होते थे। विडम्बना इस बात की है कि 1947 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मैनिफेस्टो में पाकिस्तान में रह गए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को भारत का नेचुरल सिटीजन बताया गया था। हालांकि आजादी के 76 साल बाद इस मैनिफेस्टो को कानूनी रूप मोदी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया। CAA कानून लागू होने के साथ ही 31 दिसंबर 2014 से पहले आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और पारसी, इन सब को भारत का नागरिक बनने का अधिकार मिल गया है और अब इनके पास भी आम भारतीयों को मिलने वाले सारे अवसर और अधिकार होंगे।